अस्सलामुअलैकुम। मैं 5 साल की थी जब माँ बाप एक कार हादसे में जाँ बाग हो गए। मुझे मेरे चचा और चची ने पाला था। चचा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और चची बहुत डांटती थी। चचा मुझे रोज़ाना जूस ला कर देते। जब मैं सो जाती तो मुझे लगता मेरे साथ कोई सो रहा है, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत ना होती कि देख सकती। मुझे नशा हो जाता। एक दिन चचा का लाया हुआ जूस चची ने पी लिया और चचा समझा मैंने पी लिया। इस रात जब मैं सोई तो रात को किसी ने मेरी चादर उतारी। मैंने जल्दी से लाइट ऑन की तो मेरे जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि वो तो कमरे में अंधेरा करके जैसे ही मैं चादर ओढ़ कर सोने लगी तो कुछ देर ही में मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई मेरे बराबर में आकर लेट गया हो और मेरे साथ खेल रहा हो। लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा सारा जिस्म शल हो रहा होता और जब सुबह उठती तो मुझे सब कुछ एक ख्वाब की तरह मालूम होता। पिछले कुछ दिनों से हर रात यही हो रहा था और अब तो मैं भी गैर महसूस तरीके से इस बात को अपना चुकी थी। जैसे ही मुझे अपने ऊपर किसी के हाथों के लिम्स का एहसास होता, मेरी आंखें बंद होने लगती और मुझे सुकून महसूस होता और मैं नींद की वादियों में उतर जाती। काफ़ी दिन ये सिलसिला जारी रहने के बाद एक दिन मुझ पर ऐसी हकीकत खुली कि मेरे कदमों तले ज़मीन ना रही। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। मैं जिस घर में भी खुद को महफूज तस्वर करती थी, इसी घर में मेरी इज्जत पर हाथ डाला गया था। और जिस दिन मुझे इस बात का पता चला, मैं शर्म से ज़मीन में गिर गई। माँ बाप के इंतकाल के बाद मैं इस दुनिया में तन्हा रह गई थी। 5 साल की उम्र में मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। जब मेरे असद चचा ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे अपने घर ले गए। मेरे माँ बाप का घर असद चचा ने किराए पर चढ़ा दिया था और वह इसी के पैसों से मेरी परवरिश करने लगे थे। असद चचा का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, बहुत मोहब्बत करते, मेरे लिए कपड़े खरीद कर लाते, नए नए खिलौने लाते और मुझे अपनी गोद में बिठाकर खुद अपने हाथों से खाना खिलाते। असद चचा की मोहब्बत पाने के बाद मेरा दुख काफ़ी हद तक कम हो गया था, लेकिन न जाने मेरी नजमा चाची को मुझसे क्या मसला था कि वो हर वक्त मेरे ऊपर गुस्सा होती रहती और इतना डांटती कि मैं डर के बारे एक कोने में बैठ जाती। मैं बहुत कम उम्र से ही इनकी आंखों में खटकती थी। उन्होंने मुझ पर बहुत तरह की पाबंदी आयद कर रखी थी। घर के बाहर ही नजमा चाची के भाई की एक छोटी सी दुकान थी, क्योंकि नजमा चाची के भाई के घर ऊपर वाले हिस्से में अकेले ही किराए से रहते थे। मैं अक्सर ही चीज़ लेने के लिए दुकान पर जाना चाहती तो चची मुझे डांट कर घर में ही बिठा देती। जबकि मैं अब 8 साल की हो गई थी। वो मुझे ना ही ऊपर वाली मंजिल पर जाने देते और ना ही छत पर जाने देते। सब लोग बारिश के मज़े ले रहे होते और मैं कमरे में बैठी बारिश को सिर्फ देखती रहती, क्योंकि नजमा चाची को मेरा बारिश में भीगना भी पसंद नहीं था। इनका बस चलता तो वो मुझे कमरे में ही कैद कर देती। असद चचा इन्हें अक्सर समझाते कि बच्ची पर इतनी सख्ती ना किया करो, लेकिन नजमा चाची कहती कि आप इस मामले से दूर रहें। बेअदल की ज़ात है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि मुझे इसे किस तरह बड़ा करना है। आपके लाड प्यार में वो वैसे ही बिगड़ रही है। चच्चे की बात सुनकर चचा को खामोश होना पड़ता, लेकिन मेरा दिल बहुत ख़राब हो जाता। चच्चे की लगाई गई पाबंदियों से मैं बहुत बेजार होने लगी थी। बस स्कूल और स्कूल से घर, मेरी ज़िंदगी इतनी ही रह गई थी कि मैं अक्सर सोचती कि अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होती। मेरे माँ बाप के इंतकाल को 7 साल का अरसा हो गया था। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे, एक के पीछे एक साल गुजरते चले गए और मैं 12 साल की हो गई थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी, चची की पाबंदियाँ भी बढ़ने लगी थी। एक दिन हम सब सहन में बैठकर खाना खा रहे थे कि जब मैंने चचा से कहा कि मेरा चीज़ खाने को बहुत दिल करता है, लेकिन चची मुझे दुकान पर नहीं जाने दे रही। ये सुनकर असद चचा नजमा चाची से कहने लगे कि क्यों बच्ची पर पाबंदी लगाती है। चची ने घूर कर मुझे देखा और कहने लगी, हालात ठीक नहीं, ये अब बड़ी हो रही है, बुराई बच्ची की जिम्मेदारी हमारे सर पर है। अगर इसे कुछ भी हो गया तो कौन जवाब देगा। ये कहकर वो खामोश हो गई। तो चचा ने क्या कहा कि बिया तुम फिक्र ना करो, आज से तुम्हारी चीज़ लाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बता दो, मैं रोज़ रात में लेकर आऊँगा। ये सुनते ही मैं खामोश हो गई और चचा से कहने लगी कि मुझे सिर्फ जूस अच्छा लगता है, बस वही लेकर आइएगा। मेरे बाबा मेरे लिए जूस लेकर आते थे। ये सुनकर चचा ने खुशी खुशी हामी भर ली। अगली ही रात वो काम से आते आते मेरे लिए जूस लेकर आए तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैंने एक ही सांस में सारा जूस पी लिया और बोतल खाली कर दी। जूस पीने के बाद मुझे इतना सुकून महसूस हुआ कि मैं फ़ौरन ही सोने के लिए लेट गई। स्कूल में इम्तहान होने वाले थे और मैं पढ़ चढ़कर भी थक जाती थी। सारी रात लाइट बंद करके मैं चादर ओढ़ कर सोने के लिए लेट गई, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठना था। कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कमरे में कोई मौजूद है, लेकिन मुझे इस कदर अंधेरा करके सोने की आदत थी कि कुछ दिखाई नहीं देता था। मैं कमरे का दरवाज़ा खोल कर ही सोती थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद चची मुझे देखने आई हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे एहसास हुआ कोई मेरे बराबर में लेट गया है। मैंने हिलने जुलने की कोशिश की,
लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस मेरी आंखें बंद होती जा रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरे जिस्म पर हाथ से रहा है। मुझे अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था और कुछ ही देर में मैं दुनिया से गाफिल हो चुकी थी। जब सुबह मेरी आंखें खुली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म में दर्द हो, लेकिन मुझे इम्तहान की इतनी परेशानी थी कि मैंने इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रात वाली बात भी मेरे जहन से निकल चुकी थी। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर अपना बस्ता उठाए कमरे से निकली तो सब लोग नाश्ता कर रहे थे। असद चचा और नजमा चची के अलावा नजमा चची के भाई और 2 बेटे भी इस घर में रहते थे। मुझे देखते ही चची गुस्सा होने लगी कि तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या, जो इतनी देर से कमरे से निकली हो? कब से तुम्हें आवाज़ें लगा रही हूँ? मैंने जल्दी से कहा कि रात बहुत थक गई थी इसलिए देर से आँख खुली। नाश्ता करते ही मैं नजमा चची के दोनों बेटों के साथ स्कूल के लिए रवाना हो गई। वो दोनों मुझसे काफ़ी बड़े थे और मेरे साथ स्कूल जाते थे। मुझे स्कूल जाने की जिम्मेदारी वो इन दोनों की ही थी। नजमा चची मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। न जाने कौन सा खौफ इनके सर पर सवार रहता था। नाश्ता करते ही जब मैं स्कूल के लिए निकली तो चचा ने मुझे अपने पास बुलाया और गले से लगाकर प्यार करने लगे और अच्छे से इम्तहान देने की ताकीद की। नजमा चची ने बहुत अजीब नजरों से हम दोनों को देखा और कहने लगी, देर नहीं हो रही गया, जल्दी से स्कूल के लिए निकलो। नजमा चची की बात पर मैं फौरन ही इनके दोनों बेटों के साथ निकल पड़ी। अगली रात फिर असद चचा मेरे कमरे में जूस लेकर चले आए और बोतल मेरी तरफ बढ़ाकर प्यार से कहने लगे कि फौरन ही पी लो वरना गर्म हो जाएगा। मैं जो जूस को एक तरफ रखने लगी थी, चचा की बात सुनकर फौरन ही पी लिया। मुझे जूस पीते देखकर वो जाने लगे और जाते जाते कहने लगे कि अब कमरे की लाइट बंद करके सोने के लिए लेट जाओ, बहुत पढ़ाई हो चुकी, अब आराम करो। मैं भी पढ़ते पढ़ते काफ़ी थक गई थी, इसलिए असद चचा की बात मानकर मैंने सारी किताबें समेटी और कमरे की लाइट बंद करके फिर से चादर ओढ़कर लेट गई। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी थी कि मुझे फिर से ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरे साथ लेटा हुआ हो और मेरे बालों में हाथ फेर रहा हो। मैं इस कदर थक गई थी शायद कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। मुझे एक सुकून का एहसास हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने सारे जिस्म पर उंगलियों का एहसास होने लगा। एक अजीब सी गुदगुदाहट ने मेरे वजूद में जन्म लिया था। मैं अभी जवानी की दहलीज पर कदम रख ही रही थी। ऐसे में अपना जिस्म पर एक अजीब सा एहसास पाकर मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो रात वाली बात अचानक ही मेरे जहन में आ गई। मैंने उठकर इधर उधर देखा लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मैं अपने बिस्तर पर ही मौजूद थी। शायद मुझे कोई वहम हो गया था। आजकल स्कूल में भी मेरे दोस्तों से सारा वक्त फिल्मों और ड्रामों की बातें करने लगी थी। शायद इसीलिए मेरे जहन पर यह सब सवार हो गया था। मैंने अपने जहन को झटका और मुंह हाथ धोकर कमरे से बाहर निकली। जब मैं आज भी नाश्ते पर देर से पहुंची तो चची ने मुझे फिर अजीब नज़रों से देखा। इनकी नज़रों ने मुझे अजीब उलझन में मुब्तला कर दिया था। चचा मुझे देखते हैं अपने पास बैठने का इशारा करने लगे। आज पेपर नहीं था बल्कि एक दिन का वक्फा था, इसलिए मुझे स्कूल नहीं जाना था। मैं नाश्ता करने के बाद वापस अपने कमरे में आकर पढ़ाई करने बैठ गई। काफ़ी देर बाद जब मैं पढ़ते पढ़ते थक गई तो कुछ देर टहलने के लिए कमरे से निकली और जैसे ही चची के कमरे के आगे पहुंची तो चची की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और इनका मौजू गुफ्तगू में था। वो कह रही थी कि बिया जैसे बड़ी हो रही है, हद से ज़्यादा खेलती जा रही है। इसका कद काट और जिसामत अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ा है। 12 साल की उम्र में वो इतनी हसीन हो गई है कि मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र सताने लगी है। उसने खूबसूरती में अपनी माँ को भी पीछे छोड़ दिया है। पहले वो उसकी माँ का दीवाना था और अब शायद उसका। और जब भी उसकी तरफ देखता है तो मुझे उसकी आंखों में एक हवस महसूस होती है। मुझे अजीब अजीब वहम सताने लगे। जब भी वो कमरे से बाहर निकलती है तो मुझे अजीब सा खौफ होने लगता है। आगे भी वो बहुत कुछ कह रही थी लेकिन मेरी सुनने की हिम्मत नहीं थी। वो मेरे और असद चचा के रिश्ते को शक की निगाह से देख रही थी। ये बात जानकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। असद चचा जब रात को मेरे लिए जूस लेकर आए तो मैं पढ़ाई में ही मसरूफ थी। जूस की बोतल हाथ में पकड़कर मैं जल्दी जल्दी सबक याद कर रही थी। असद चचा ने कहा कि पहले जूस पी लो, लेकिन मेरा जूस पीने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। चच्ची की बातों ने मेरा हलक तकड़वा कर दिया था। मैंने असद चचा से कहा कि बस ये आखिरी लाइन है, इसे पक्का याद करके मैं जूस पीकर सो जाऊंगी, आप परेशान ना हो। असद चचा ने मेरा माथा चूम लिया और मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कमरे से निकल गए। जिस तरह उन्होंने मेरे बालों में हाथ फेरा तो अचानक ही मुझे रात वाली बात याद आई और मैं कांप उठी। अगर मैंने चाची की बातें ना सुनी होती तो शायद मैं ऐसा कभी नहीं सोचती, लेकिन उनकी बातें सुनने के बाद तो मुझे सब कुछ ही अजीब लग रहा था। आखिरी लाइन पक्की करके मैं वॉशरूम चली गई और जब वॉशरूम से निकली तो मैंने देखा कि चाची मेरे बेड पर बैठी जूस पी रही थी। मुझे देखकर कहने लगी कि मैं पूछने आई थी कि तुम्हारे पेपर की पूरी तैयारी हो गई है या नहीं। ये जूस देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पी लिया। मैं तुम्हें अभी दूसरा मंगवा कर देती हूँ, लेकिन मैंने चाची से कहा कि मेरा बिल्कुल भी जूस पीने का दिल नहीं चाह रहा था। ये तो चचा लेकर आ गए थे
आपने पी लिया, कोई बात नहीं, लाई मैं खाली बोतल कचरे के डब्बे में डालती हूँ। मैंने चच्ची से जूस की बोतल ली और सीढ़ियों के पास रखे कचरे के डब्बे में डाल दी। मैंने चच्ची से कहा कि मेरी पेपर की पूरी तैयारी हो गई है और बस अब मैं सोने ही लगी थी। चच्ची ने लाइट बंद की और मुझे शब खैर कहते हुए चली गई। चच्ची की दोपहर वाली बातें अभी तक मेरे ज़हन में गर्दिश कर रही थी। मैं सर तक चादर ओढ़कर लेटी सोचों में गुम थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी चादर खींच रहा हो और चादर के अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। आज मैं अपने होश और हवास में थी और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं सब कुछ वाज़ेह तौर पर महसूस कर सकती थी। मुझे फिर एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरे बराबर में लेटकर मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहा हो। मेरी जान निकल गई थी। मैं घबराकर फौरन उठी और मैंने कमरे की लाइट जला दी और अपने बिस्तर पर मौजूद शख्स को देखकर मेरे औसान खता हो गए। न जाने मैं पिछले कितने दिनों से इन शख्स की हवस का निशाना बन रही थी, लेकिन अब तक मैं इसे अपना वहम ही समझते आई थी। लेकिन ये मेरा वहम नहीं था, बल्कि रोज़ ही मैं पामाल हो रही थी। मेरे कमरे की जल्दी हुई लाइट देखकर चच्ची मेरे कमरे में दोबारा आ गई थी और कमरे के अंदर के मंजर ने इनके होश उड़ा दिए थे। मैं एक तरफ खौफजदा सी थी खड़ी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ इस तरह अचानक लाइट खिलने और चच्ची के आने पर वो शख्स हक्का बक्का मेरे बिस्तर पर ही बैठा रह गया। बच्ची ने कमरे में आते ही फौरन पूछा कि ये सब क्या हो रहा है और मैंने रोते हुए सारी बात इन्हें बता दी। चच्ची अपने सर को सहलाते हुए कमरे में आई और एक जोरदार थप्पड़ अपने भाई के चेहरे पर रसीद किया। नजमा चच्ची का भाई अपनी बहन के हाथों थप्पड़ खाकर सकते में आ गया था। इसके वहमों कमा में भी नहीं था कि नजमा चाची कमरे में चली आएंगी। दरअसल जूस पीने के बाद नजमा चाची की तबीयत भारी होने लगी थी, तो वो ताज़ा हवा के लिए कमरे से निकली और मेरे कमरे की चलती हुई लाइट देखकर अंदर आ गई। चच्ची का भाई हकलाते हुए कहने लगा कि बाजी मैं तो अपने कमरे में ऊपर जा रहा था जब बिया ने खुद मुझे आवाज़ देकर कमरे में बुलाया और कहने लगी कि मुझे नींद नहीं आ रही, कुछ देर मेरे पास बैठ जाए, और इसीलिए मैं यहाँ बैठ गया। बिया खुद ही मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी और अब मुझ पर नाम डाल रही है। क्योंकि नजमा चाची कुछ देर ही में पहले कमरे से निकली थी, इसलिए वो जानती थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो अपने भाई पर चीखने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती एक 12 साल की बच्ची को इस्तेमाल करते हुए। सच सच बताओ तुमने बिया के साथ और क्या किया है? तुमने तो मुझे सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि तुम मेरे भाई हो, असद के घर में रहते हो और उसी की इज्जत पर नजर रख कर बैठे हो। पहले तो इनका भाई मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाता रहा, लेकिन जब नजमा चाची ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया तो वो कहने लगा कि जब मैं पहले दिन इस घर में आई तब से ही इसकी नज़र मुझ पर थी, लेकिन इस वक्त मैं बहुत छोटी बची थी, इसीलिए वो वक्त गुजरने का इंतज़ार करने लगा। और जब मैंने असद चचा से जूस की फरमाइश की तो उसने सुन लिया और इसने असद चचा से कहा कि वो उसकी दुकान से बिया के लिए मुफ्त में जूस ले जाया करेंगे। असद चचा रोज़ इसकी दुकान से जूस लेकर आने लगे। वो पहले ही एक बोतल अलग करके इसमें नशे की दवा मिलाकर दोबारा पैक कर देता। जब असद चचा मुझे जूस देकर चले जाते और मैं वो जूस पीकर खाली बोतल कचरे के डब्बे में डाल देती तो इसे पता चल जाता कि मैंने जूस पी लिया है। थोड़ी देर के इंतजार के बाद वो मेरे कमरे में चला आता, क्योंकि इसे पता होता था कि अब मैं नशे में हूँ और किसी भी चीज़ को सही तरह से महसूस नहीं कर पाऊंगी और वो अपनी प्यास बुझा लेगा। वो कह रहा था कि बाजी पहले मैं इसकी माँ से मोहब्बत करता था, लेकिन वो मुझे हासिल नहीं हो सकी और मैं इसके इंतज़ार में आज तक तन्हा ही रह गया। और अब जैसे जैसे बिया जवान हो रही थी तो मैंने बिया में इसकी माँ की झलक देखी और मेरी सालों पुरानी मोहब्बत दोबारा जाग उठी और मैंने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए बिया को इस्तेमाल किया। अपने भाई की बात सुनकर चच्ची ने एक और थप्पड़ इसके मुंह पर मारा था। वो गुस्से में कह रही थी कि पहले भी तूने एक शादीशुदा औरत से मोहब्बत की, मैंने इस वक्त भी तुझे बहुत समझाया था। तूने बिया की माँ की खातिर अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अब तू बिया के पीछे पड़कर एक दफ़ा फिर खुद को बर्बाद कर चुका है। मैं हैरान परेशान सी इन दोनों की बातें सुन रही थी। रोज़ मैं इसका दिया हुआ जूस पीकर इसका शिकार हो रही थी, लेकिन आज जूस मैंने नहीं बल्कि चच्ची ने पिया था। इस वक्त चच्ची की हालत अजीब हो रही थी, लेकिन नजमा चाची क्योंकि उम्र में मुझसे बड़ी थी इसलिए शायद इन पर इस नशे का असर कम हुआ था। नजमा चाची अपने भाई से कहने लगी कि अभी और इसी वक्त तुम अपना सारा सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अगर इस बात का असद को पता चला कि तूने इसकी भतीजी पर हाथ डाला है और उसकी इज्जत को खाक में मिलाया है तो वो तुझे जीते जी मार देंगे और मैं अपने शोहर को तेरे फ़ोन से हाथ लगने नहीं दे सकती। तेरी वजह से मेरा घर भी बर्बाद हो जाएगा। मैंने तुझे अपने घर में रखकर गलती की। नजमा चाची ने अपने भाई को धक्का देकर मेरे कमरे से निकाल दिया और थोड़ी ही देर में घर छोड़ने का कहा। फिर वो मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि बिया तुझे अल्लाह का वास्ता अपने चचा को इस बारे में कुछ ना बताना, वरना वो मेरे भाई की जान ले लेगा। असद बहुत जज्बाती है, अगर इससे इस बारे में कुछ भी इल्म हुआ तो हो सकता है कि वो मुझे भी इस घर से निकाल दे। मुझे अपने भाई की नीयत का कुछ अरसे पहले ही अंदाज़ा हो गया था और इसीलिए मैं तुझे
हद से ज़्यादा रोकती टोकती थी और इसकी दुकान पर भी जाने से मना करती थी। मैं जानती हूँ कि मेरा रोकना टोकना तुझे बिल्कुल पसंद नहीं था और तू मुझे अपना दुश्मन समझने लगी थी, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया वो तेरी भलाई की खातिर ही किया। मैंने नजमा चची के जुड़े हुए हाथों को थाम लिया और इनसे वादा किया कि मैं इस बारे में असद चचा को कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि चची बिल्कुल ठीक कह रही थी। असद चचा बहुत ज़्यादा जज्बाती थे और वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते थे। मैं तो ये समझ रही थी कि चची मेरे साथ और असद चचा के रिश्ते पर शक कर रही हैं, लेकिन दरअसल वो तो फ़ोन पर अपने भाई की बात कर रही थी। चची ने मुझे बताया कि जब इनकी शादी हुई तो इनके भाई ने पहली मर्तबा मेरी माँ को देखा और इन पर फिदा हो गया और इसके बाद वो यही कोशिश करता रहा कि किसी तरह मेरी माँ को तलाक हो जाए और वो खुद इनसे शादी कर ले, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हुआ और इसी गम में इसके भाई ने आज तक शादी नहीं की थी। और जब इनके भाई को मेरे अंदर मेरी माँ की झलक नजर आई तो वो दोबारा से दीवाना हो गया और इतना घटिया कदम उठा बैठा। चची ने मुझसे कहा कि अब तुम सुकून से सो जाओ और इस बारे में कभी किसी से कोई जिक्र ना करना। मेरी सारी रात करवट बदलती रही और मुझे नींद ना आई। जब मैं सुबह उठकर नाश्ते पर गई तो पता चला कि नजमा जी के भाई ने अचानक ही घर छोड़ दिया है। वो किसी को बताए बगैर ही कहीं चले गए थे। असद चचा उनके यूं जाने पर बहुत हैरान थे। मैंने एक नज़र उठाकर चची की तरफ देखा जो खामोशी से सबको नाश्ता दे रही थी। आज मुझे चची बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि इनकी सबसे पाबंदियों के पीछे क्या वजह थी। वो हमेशा से मेरी खैर करवा रही थी, बस मुझे समझने में बहुत देर हो गई थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसको लाइक करना है और दोस्तों को शेयर भी करना है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़।